हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम टेंथ मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंडन। इसमें हमने देखा था कि यदि हमारे, मान लीजिए कोई एक बीजीय व्यंजक दिया गया है जिसमें हमारे 3 या फिर 4 पद हैं, लेकिन उन चारों पदों में से कुछ कॉमन नहीं आ पाता है या फिर कुछ उभयनिष्ठ नहीं आ पाता है, तो हम क्या करते हैं, दो दो पदों में से उभयनिष्ठ लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करते हैं। हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे इस पे, और काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। चलिए, अभी आपको इस पे एक क्वेश्चन दिखाई देगा, यह आपको सॉल्व करना है और इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। एक बीजीय व्यंजक दिया गया है आपको और इसके गुणनखंड करने हैं। कैसे करते हैं? अच्छा, तनुज बालसमंदिया की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा ये चैप्टर नहीं पढ़ना क्या आपको? चैप्टर 8 तो स्कूल में कराया जा रहा है ना। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर के गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि प्रत्येक पद में से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। यदि कॉमन नहीं आता है प्रत्येक पद में से, तब आप पदों के पुनः समूहन द्वारा, जो हमने विधि पढ़ी है, उसके द्वारा गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे गलती भी कर रहे हैं, बेटा ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिए, किन्हीं दो स्टूडेंट्स के आंसर बाकी हैं, आप भी आंसर करें। किन्हीं दो स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं किए हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, किसी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, बेटा आप अभी कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, जिन्होंने पोल सेक्शन में नहीं किया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें से हम प्रत्येक पद में से कॉमन लेने की या फिर उभयनिष्ठ लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां भी हम उभयनिष्ठ लेंगे। सबसे पहला पद क्या दिया गया है हमारा, ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले पद ही गिन लेते हैं, कितने पद हैं। पहला पद ये है, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब दूसरा पद शुरू हो जाएगा। दूसरा पद यह है, फिर प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब तीसरा पद शुरू हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा तीसरा पद। तो इसमें टोटल हमें 3 पद दिए गए हैं, ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी और ए बी सी स्क्वायर। यह 3 पद हमें दिए गए हैं। तो चलिए इनके क्या करते हैं, हम सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर बी सी के गुणनखंड क्या होंगे, ए स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं मैं, ए गुणा ए, और बी सी है तो गुणा में बी गुणा में सी। ऐसे ही ए बी स्क्वायर सी है तो ए गुणा बी गुणा सी। ऐसे ही ए बी सी स्क्वायर है तो ए गुणा बी गुणा सी गुणा सी। ठीक है,
अब हम देखते हैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा है तीनों पदों में से। तो देखिए इसमें से ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। तो सबसे पहले तो ए कॉमन आ गया। उसके बाद इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तो हमारा गुणा में बी भी कॉमन आ गया। इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है। तो गुणा में सी भी कॉमन आ गया। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट शुरू करते हैं। अब देखिए पहले पद में कॉमन लेने के बाद क्या बचा, केवल यह ए बचा। तो हम ए लिखेंगे। फिर हमारे दो पदों में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगाया। दूसरे पद में कॉमन लेने के बाद क्या बचा, बी बचा केवल यह। तो हमने लिखा प्लस में बी। फिर से यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। तीसरे पद में कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यह सी बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे सी और ब्रैकेट बंद। तो हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा, ए बी सी और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, हाँ जी ऑप्शन ए, यह वाला हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने देखिए बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है ऑप्शंस में। ऑप्शन बी में क्या है, बस यहाँ सी की जगह सी स्क्वायर लिखा है। कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी उत्तर किया है, लेकिन बेटा यहाँ पर बी होना चाहिए जबकि ऑप्शन सी में बी स्क्वायर है। और ऑप्शन डी में ए होना चाहिए जबकि ए स्क्वायर है। तो यदि आप ऑप्शंस को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपका गलत होने का चांस रहेगा। ठीक है, इसलिए आंसर निकालने के बाद यह जरूरी है कि ऑप्शन को भी बहुत ही ध्यान से देखें। चलिए, तो इसका उत्तर हमारा क्या आ गया है, ऑप्शन ए। फिर हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके काफी ज्यादा यूज में आता है। मध्य पद विधि को विभाजित करके बहुपद का गुणनखंडन। यानी कि हम क्या करेंगे, बीच की जो हमारी टर्म रहेगी किसी एक द्विघात समीकरण में या फिर द्विघात बहुपद में, बीच की जो हमारा पद रहेगा उसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मध्य पद यानी कि बीच वाले पद को दो भागों में विभाजित करके उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं तनुज की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा अपने आपको म्यूट पे रखेंगे। मान लीजिए जी क्या हुआ, कुछ म्यूट ही डाउट था है जी। क्या? म्यूट ही था जी। ठीक है, अभी म्यूट पे कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही थी। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मान लीजिए यह क्वेश्चन है और हमसे पूछा जाता है कि हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो यह केवल एक तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले, जो मध्य पद विधि है यह हमारी किन के लिए है, द्विघात बहुपद के लिए। यानी कि ऐसे बहुपद जिनकी घात कितनी होती है, अधिकतम 2 होती है, वह हमारे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। तो केवल द्विघात बहुपद में हमारी मध्य पद विधि लगने वाली है। ठीक है, अब कैसे लगाएंगे, बीच वाला जो हमारा पद होता है 5x, इसको हम दो भागों में विभक्त करेंगे और उसके बाद इसके गुणनखंड निकालेंगे। देखिए अभी हमें क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी तक यदि आप ध्यान देंगे तो हमने क्या सीखा था, हमने यह सीखा था कि सबसे पहले कोशिश करें तीनों ही पदों से यदि कुछ कॉमन आ जाता है तो तीनों पदों से कॉमन लेने की कोशिश करें। लेकिन तीनों पदों से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम फिर इसको मध्यवर्त विधि द्वारा विभक्त करके इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। हाँ जी, पिंकी नलवा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अच्छा, आप आंसर बता रहे हैं इसका, ठीक है, अभी हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हमारे जो द्विघात बहुपद होते हैं वह किस रूप के होते हैं। तो जनरली हमारे जो द्विघात बहुपद होते हैं वह होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने अभी देखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पे यदि हम इसके मानक रूप या फिर व्यापक रूप से कंपेयर करें तो a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 1, क्योंकि a क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होता है। अच्छा तनुज, बेटा आपको अभी यही नहीं पता है क्या कौन सा चैप्टर है, तनुज की आईडी से जो स्टूडेंट है, तनुज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको नहीं पता है क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? अनम्यूट करके बता दीजिए। हाँ जी, तनुज बाल समंदिया की आईडी से जो स्टूडेंट है।
बेटा देखिए, सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, यही बताया था। आप पिछली 2-3 क्लासेज ले रहे हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आपको बहुपद, ठीक है। पॉलिनोमियल जिसका नाम है बहुपद, सेकंड चैप्टर है आपका, वह पढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट उसको पढ़ने के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे हैं हम, ना कि 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है उनकी नहीं कर रहे हैं। उनको पढ़ने के लिए जो 9th क्लास तक के हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें हेल्प करेंगे 10th क्लास को पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, निचली कक्षाओं के, ठीक है। और भी कुछ डाउट है क्या आपका? नो आप सर। अनम्यूट, कोई डाउट नहीं है ना? और नो सर। ठीक है, तो आप अपना कैमरा बंद रखेंगे और ठीक है अपना खुद को म्यूट पे रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमें क्या दिया गया था, हमें एक एग्जांपल दिया है x² + 5x + 6। क्या यह एक द्विघात बहुपद है? बिल्कुल यह एक द्विघात बहुपद है। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि ये हम यहाँ पर देखें तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। तो इसलिए यह हमारा एक द्विघात बहुपद है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें a, b और c के मान क्या होंगे। a का मान क्या होता है? जो x² के गुणा में होता है वह होता है a का मान। तो यहाँ पे x² के गुणा में क्या है? 1 है, कुछ भी नहीं है तो इसके गुणा में हम कह सकते हैं 1 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। b क्या होता है? जो भी चर के गुणा में होता है या फिर x के जो भी गुणा में होता है उसे हम कहते हैं b। तो यहाँ पे b क्या होगा? x के गुणा में है 5, तो b बराबर होगा 5। और c बराबर क्या होगा? 6। जो अचर होता है वह होता है c का मान, तो c का मान क्या होगा? 6। अब देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x² - 3x - 7। क्या यह एक द्विघात बहुपद है? बिल्कुल, यह तो हम कहेंगे द्विघात बहुपद है। कैसे पता किया? क्योंकि यहाँ पर भी चर की अधिकतम घात 2 है, तो एक द्विघात बहुपद तो है। अब यदि हम इसके व्यापक रूप से कंपेयर करें, यानी कि इससे इसे कंपेयर करें, तो चलिए बताइए a का मान क्या आएगा, b का मान क्या आएगा, c का मान क्या आएगा? a का मान बताएंगे सबसे पहले। अच्छा इसको है ना मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, 1 मिनट, इसको ऐसे लिख देते हैं। चलिए इसमें a का मान बताइए, a का मान क्या आएगा? -7 - 3x + 7x²। इसमें a का मान क्या आएगा? तनुज की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, यदि आपको लास्ट बार वार्निंग दी जा रही है, ठीक है, यदि आप अब भी अननेसेसरी अनम्यूट करेंगे तो आपको क्लास से निकाला जा सकता है। आपको लास्ट बार बताया जा रहा है। ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने गलती की है, कुछ बच्चों ने सही आंसर किया है। चलिए देखते हैं a का मान क्या आएगा। देखिए a का मान क्या होता है? जो भी x² के साथ में होता है या फिर x² के गुणांक में होता है। अब काफी बच्चे क्या सोचते हैं कि सर a का मान होता है जो कि सबसे पहले लिखा हुआ होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? -7, तो क्या यह हमारा a का मान है? बिल्कुल नहीं। a का मान क्या होगा? +7, क्योंकि यह x² के गुणा में है, तो a का मान होगा +7। ऐसे ही b का मान क्या होगा? जो भी x के गुणा में है, तो x के गुणा में यहाँ पर क्या है? -3 है, तो -3 होगा हमारा b का मान। और c का मान क्या होगा? जो भी अचर संख्या है या फिर कहेंगे जो भी बिना चर के है, बिना चर के यहाँ पर क्या है? -7, तो यह होगा आपका c का मान, ठीक है। तो आप इस प्रकार से a, b और c के मान निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर निकालने से फायदा क्या हो रहा है, हमें तो गुणनखंड ढूंढने हैं। तो अभी हम गुणनखंड की ही विधि पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको a, b और c इन तीनों के मान निकालने आने चाहिए। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं गुणनखंड करने के लिए। मान लीजिए हमें कोई इस प्रकार का बहुपद दिया गया है ax² + bx + c
तो हम इसके बीच वाले पद को इस प्रकार से विभक्त करते हैं या फिर इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि उन्हें जोड़ने पर तो हमारा b का मान आए और उनको गुणा करने पर हमारा a गुणा c का मान आए। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो, तो एक बार फिर से समझ के देखते हैं। जो भी हमें बीच में पद दिया गया होगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर bx है, तो हम x के साथ में जो भी गुणा में है b, इसको इस प्रकार से विभाजित करेंगे दो संख्याओं में। मान लीजिए b को मैं विभाजित करता हूं p और q में, लेकिन किस प्रकार से विभाजित करूंगा? इस तरीके से करूंगा जिससे कि इनको जोड़ने पर, p प्लस q को जोड़ने पर तो मुझे b प्राप्त हो और p को q से गुणा करने पर मुझे a गुणा c प्राप्त हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया है, मध्य पद b को इस प्रकार से विभक्त करेंगे दो पदों में p और q में, जिससे कि उन्हें जोड़ने पर तो हमें b मिल जाए और गुणा करने पर हमें a और c का मान मिल जाए, या फिर कहें a गुणा c का मान मिल जाए। उदाहरण के तौर पर चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमें यह दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एबीसी देख लेते हैं क्या होगा एक बार जल्दी से। ए बराबर होगा 1, बी बराबर होगा 5 और सी बराबर होगा 6। क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में 1 है तो ए 1, एक्स के साथ गुणा में कितना है 5 है तो बी 5 और सी कितना है, यानी कि अचर कितना है हमारा यहाँ पर 6, तो यह हो गया सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स के साथ जो गुणा में है या फिर जो बीच वाला पद है 5 को इस प्रकार से दो संख्याओं में विभाजित करेंगे जिससे कि गुणा करने पर हमें ए सी का मान प्राप्त हो। ए सी क्या है, ए सी का मान निकाल लेते हैं। ए है 1 और सी है हमारा 6, तो ए गुणा सी क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को इस तरीके से विभाजित करें कि जोड़ने पर तो 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो 5 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम 1 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, सॉरी 1 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, 1 कॉमा 4, जिससे कि इन्हें जोड़े हम तो हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन जब हम गुणा करेंगे तो क्या हमारा 6 आएगा क्या? 6 नहीं आएगा, इसलिए हमारा यह वाला पेयर नहीं होगा। फिर हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, 3 कॉमा 2, इनको यदि हम जोड़ेंगे 3 प्लस 2 तो 5 आएगा क्या? बिल्कुल 5 आ जाएगा। और गुणा करेंगे 3 गुणा 2 तो क्या 6 आ जाएगा क्या? बिल्कुल 6 आ जाएगा और हमारा AC का मान भी 6 ही है। इसका मतलब 3,2 इन दोनों ही कंडीशंस को संतुष्ट कर रहा है। जोड़ने पर तो हमारा b प्राप्त हो रहा है और गुणा करने पर हमारा AC प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हम इस 5 को कैसे लिखेंगे, इसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिखेंगे 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या हमने कैसे तोड़ा 5 को? 5 को हमने 3 प्लस 2 में ही क्यों तोड़ा, 4, 1 या फिर और किसी में क्यों नहीं तोड़ा? क्लियर है ना, क्योंकि गुणा करने पर 6 आना जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हमने यहां तक हमारी सेकंड स्टेप तक कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, यहां से हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, हम क्वेश्चन के द्वारा ही आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था, इसको हमने कहां तक कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 प्लस 2 को लिखा, x का एक काम करते हैं इन दोनों में गुणा कर देते हैं, क्योंकि अंदर हम ब्रैकेट के गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा पहले 3 से किया तो क्या आएगा 3x प्लस एक्स का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 6। अब देखिए यह किस प्रकार का क्वेश्चन बन गया है। आपको ध्यान होगा अभी हम पहले इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और वह इसीलिए कराए गए थे जिससे कि आपको यहाँ पर सॉल्व करने में सहूलियत मिले या फिर आसानी हो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इन दोनों पदों में से हम कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले पद में x और दूसरे पद में क्या बचेगा 3, तो यह हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, फिर इन दोनों पदों में से क्या कॉमन लेंगे, x तो नहीं आएगा क्योंकि x केवल तीसरे पद में है, चौथे पद में नहीं है।
तो इनमें से हम एक काम करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। तो तीसरे पद में क्या बचेगा, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे केवल x बचेगा, तो x प्लस 6 में से 2 कॉमन आएगा तो क्या होगा, 6/2 3 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो इसमें यह और यह x प्लस 3 दोनों ही पदों में कॉमन आ रहा है, तो हम x प्लस 3 को यहां से लेंगे। उसके बाद क्या बच जाएगा, पहले पद में x बच जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और दूसरे पद में क्या बच जाएगा, x प्लस 3 है तो कॉमन आ गया, तो दूसरे पद में बचा 2, तो यह हो जाएगा 2। तो हमारा क्या आंसर हो गया, x² प्लस 5x प्लस 6 के उत्तर आ गए हैं x प्लस 3 ब्रैकेट पे x प्लस 2। ठीक है, यह 2 हमारे गुणनखंड होंगे। चलिए, अभी सभी बच्चे जिनको भी समझ में नहीं आया है वो n लिख के बताएंगे। अच्छा, बेझिझक आपको n लिखना है, यदि समझ में नहीं आया है तो आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। यदि सभी बच्चों को क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया गया है कि किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, फिर हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, क्या दिया गया है, बहुपद x² प्लस 2x माइनस 15, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं यह बहुपद किस रूप का है। क्या ax² प्लस bx प्लस c इस रूप का है क्या? बिल्कुल, यह इसी रूप का है। तो इसका मतलब हम कोशिश करते हैं मध्य पद विभाजन विधि द्वारा इसके गुणनखंड करें। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। a बराबर क्या होगा, इसमें x² के साथ गुणा में क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो a बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा x के साथ गुणा में जो भी है, x के साथ गुणा में यहाँ पर 2 है, तो b बराबर हो जाएगा 2। और c यानी कि अचर, अचर का मान क्या आएगा, -15। वेरी गुड, तो c बराबर हो गया -15। अब हमें AC के मान की जरूरत पड़ती है, तो AC का मान क्या हो जाएगा, 1 इंटू -15, तो यह आ गया -15। अब हम क्या करते हैं, B के मान को, यानी कि इस 2 को इस प्रकार से बांटे 2 संख्याओं में, जिससे कि गुणा करने पर हमें -15 प्राप्त हो। तो देखिए, b बराबर जो 2 है, इसे हम काफी तरीके से बांट सकते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि -15 के गुणा कर, हमें गुणा करने पर -15 प्राप्त होना चाहिए। तो -15 कब हमें प्राप्त होगा, -15 या तो ऐसे हो सकता है कि जब मैं 1 का गुणा -15 से करूं, ठीक है, तब भी हमें -15 प्राप्त होगा, या फिर -1 का गुणा मैं 15 से करूं तब भी मुझे -15 प्राप्त होगा, या फिर -3 का गुणा मैं 5 से करूं तो भी मुझे -15 प्राप्त होगा, या फिर मैं 3 का गुणा -5 से करूं तो भी मुझे -15 ही प्राप्त होगा। ठीक है। अच्छा, जो भी बच्चे बेटा सॉल्व कर रहे हैं एक बारी पहले ध्यान से समझेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने -15 के एक तरीके से गुणनखंड कर लिए। -15 हमें इस तरीके से प्राप्त हो सकता है। अब इनमें से हमें ऐसी चीज देखनी है, या फिर ऐसा पेयर देखना है जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, जोड़ने पर 2 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, यदि आप -15 और 1 को जोड़ेंगे, -15 प्लस 1, तो आपको क्या 2 प्राप्त होगा, क्या नहीं, -14 प्राप्त होगा। इसलिए यह तो हमारा गलत हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या लिखा है, 15 माइनस 1, इसे गुणा करने पर तो हमें -15 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन क्या जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा क्या 2? नहीं, जोड़ने पर हमें 14 प्राप्त होगा, इसलिए यह भी गलत हो गया। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे दिया है 5 और -3, इन्हें गुणा करने पर तो हमें -15 प्राप्त होगा, लेकिन जब हम इन्हें जोड़ें 5 -3, तो क्या हमें 2 प्राप्त होगा क्या? बिल्कुल, हमें 2 प्राप्त होगा। इसलिए हम इस वाले पेयर को चूज करेंगे, या फिर इस वाले पेयर को सेलेक्ट करेंगे। तो हम 2 को कैसे लिखेंगे, 5 और -3 इन दोनों में विभाजित करेंगे।
क्या यहां तक सभी को समझ में आया? हाँ जी, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से हम बाद में सॉल्व करेंगे। मुझे पता है फॉर्मूला होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि इस बहुपद को आप मध्य पद विभाजन विधि द्वारा सॉल्व करें या फिर उसके गुणनखंड निकालें मध्य पद विभाजन विधि द्वारा। सभी को समझ में आया ना कि हमने 2 को 5 और -3 में ही क्यों विभाजित किया? क्योंकि गुणा करने पर उससे -15 भी आ रहा है और यदि हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो हमारा 2 भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आप कंफ्यूज नहीं हो, उसके लिए एक ट्रिक बताता हूं आपको। कभी भी है ना, आपने AC का मान निकाला, 1 मिनट, आपने AC का मान यहाँ पर निकाला, AC का मान आया आपका -15। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस -15 के गुणनखंड निकालें। -15 हमें कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है? जैसे हमने यहाँ पर देखा, 1 गुणा -15 से प्राप्त हो सकता है, -15 गुणा 1 से प्राप्त हो सकता है, -3 गुणा 5 से प्राप्त हो सकता है और 5 गुणा -3 से प्राप्त हो सकता है। फिर इन चारों में आप देख लें कि आपको जोड़ने पर 2 किसमें प्राप्त होगा। तो हमने देखा 2 हमें इसमें प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब हम इस पेयर को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैं क्या लिख रहा हूं, 5 -3, एक्स का एक्स और -15 का -15। इस एक्स को हम यहाँ पे गुणा करेंगे अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। ठीक है, अब पहले दो पदों में से कॉमन लेते हैं। एक्स, अच्छा तनुज की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा क्या परेशानी है आपको, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर जी सुशील बीच बीच में मैसेज कर लग रहे हैं। कौन मैसेज कर रहा है? तो सुशील जी तो उन्होंने कोई क्वेश्चन से रिलेटेड ही तो मैसेज कर रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? जी वो मैं ध्यान डाल दिया सारा। तो क्वेश्चन से रिलेटेड ही मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, जी कोई भी बच्चा अननेसेसरी मैसेज नहीं करेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, x, इसके बाद पहले पद में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेने के बाद x बचेगा, तो x, दूसरे पद में क्या बचेगा, x कॉमन लेने के बाद 5। तो यह तो हो गया x गुणा x प्लस 5। उसके बाद क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो -3x -15 में से हम क्या करते हैं, 3 को कॉमन लेते हैं। तो 3 को कॉमन लिया, इसमें तो क्या बचेगा, x, तो यहाँ पे लिखा x, -15 में से हमने -3 कॉमन लिया, तो -15 में से -3 कॉमन लिया, तो एक बार भाग देके देख लेते हैं क्या बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 15 में 3 का भाग जाएगा तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 5। प्लस का 5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 5 ही बचा है। तो देखिए इन दोनों में यह कॉमन आ गया, x प्लस 5, तो यहां से लेंगे x प्लस 5 और इसके अलावा क्या बचेगा, पहले पद में बचेगा x, तो इसे लिखा x, दूसरे पद में बचा -3, तो यह लिखा -3। तो x प्लस 5 x -3, यह आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, यह आपके गुणनखंड होंगे। चलिए अभी जो भी बच्चों को समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट है, वो एन लिख के बताएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट है वो एन लिख के बताएंगे। और यदि आपको कुछ भी डाउट नहीं है तो हम एक और एग्जांपल है, जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 8, आपको इसको सॉल्व करना है और इसके आपको बताना है गुणनखंड क्या होंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो अभी x होता था वो बस आपको z से रिप्लेस कर दिया गया है या फिर x के स्थान पर z आ गया है। ठीक है, तो देखिए आपका जो व्यापक रूप होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर जनरली x लिखा होता है, लेकिन इस x का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई भी चर आ सकता है, यानी कि यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा बेटा प्रॉपर गुणनखंड करके लिखना है आपको, यानी कि z प्लस जो भी आता है और z प्लस में जो भी आता है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर गुणनखंड को कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे।
अच्छा, अभी कमेंट नहीं करना है, आपका जब भी फाइनल आंसर आ जाए वो आपको कमेंट में लिखना है। हाँ जी, क्वेश्चन आप ही के लिए है, आप ही को सॉल्व करना है। जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 8, ये आप ही को सॉल्व करना है। सर मैं कॉल सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पोल सेक्शन में दिया जाएगा, पहले आप कमेंट में सॉल्व कीजिए, पहले कमेंट ओके में सर। आंसर कीजिए। प्रॉपर गुणनखंड लिखने हैं आपको, जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 8, इसके गुणनखंड क्या होंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 8, ए का मान क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि जेड स्क्वायर के गुणांक में 1 है। ठीक है, बी का मान क्या है 6, क्योंकि जेड के गुणा में 6 है, और सी का मान क्या है 8। ठीक है, तो हम देखते हैं एसी का मान क्या आएगा। एसी का मान क्या आएगा, 1 इंटू 8 बराबर 8। तो हमारे पास एसी का मान आ गया है 8। चलिए अब हम इस 8 के गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 8 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 गुणा 8, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 गुणा 8। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 4। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसे तो 4 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। हाँ जी, वो यहीं पर ही कवर हो गया, चाहे आप 2 गुणा 4 लिखें, चाहे आप 4 गुणा 2 लिखें, एक ही बात है। ऐसे ही चाहे 1 गुणा 8 लिखें और चाहे 8 गुणा 1 लिखें, वो भी एक ही बात है। ठीक है, तो 8 को हम इस दो तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम कौन से वाले को सेलेक्ट करेंगे, जिसको जोड़ने पर हमें 6 मिलता है, या फिर जिसे जोड़ने पर हमें बी का मान मिलता है। तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, तो यह तो हमारा बी का मान नहीं है। हाँ, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा, जो कि हमारा बी का मान है। तो हम 2 और 4 को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए इसे कैसे लिखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 6 को मैं किस में तोड़ रहा हूँ, 2 प्लस 4 गुणा में जेड प्लस 8। ठीक है, तो यह हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड को गुणा करेंगे तो 2z प्लस 4z प्लस 8। फिर यहां से z कॉमन लेंगे पहले दो पदों में से, z को कॉमन लिया तो पहले पद में क्या बचा z, दूसरे पद में क्या बचा प्लस में 2। ऐसे ही तीसरे और चौथे पद में से क्या कॉमन लेंगे 4, तो क्या बचेगा, तीसरे पद में बचेगा z, और चौथे पद में क्या बचेगा, 8 में 4 का भाग देंगे तो यह बचेगा 2। ठीक है, अब हमारे पहले और दूसरे पद में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड प्लस टू, जेड प्लस टू, तो यहां से कॉमन लेंगे जेड प्लस टू। पहले पद में क्या बचेगा जेड, तो यह लिखा जेड प्लस, दूसरे पद में क्या बचा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो जेड प्लस टू, जेड प्लस 4, यह आपके गुणनखंड होंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर था, बहुत बढ़िया। चलिए अभी आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 96। आपको P और Q का मान बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 96।
सभी बच्चे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8 को एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्यू वाई नहीं होगा, यह क्यू एक्स ही होगा, पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस 8। तो यहाँ पे आपको बताना है पी और क्यू के मान क्या होंगे। यदि मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो बस हम इस दो को दो भागों में तोड़ेंगे, तो वह दो भागों के मान क्या क्या होंगे यह आपको बताना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे ट्राई करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक। लास्ट 15 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने गलती भी की है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8, हमें यह दिया गया है। और हमसे क्या पूछा गया है, इसको हमने इस तरीके से तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस 8। ठीक है, अब आपको समझना है कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, -8 की जगह पे -8 है, इस 2x की जगह पे यह लिख दिया है पी एक्स प्लस क्यू एक्स। तो आपको क्वेश्चन को देख के यह समझना है कि इन्होंने मध्य पद को दो भागों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, अब चलिए हम भी विभाजित कर देते हैं, लेकिन हम कैसे विभाजित करेंगे, हम इस तरीके से विभाजित करते हैं कि जोड़ने पर तो 2 आ जाए, लेकिन जब हम गुणा करें तो AC के मान के बराबर हो। यहाँ पर AC का मान कितना है, A तो है 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है गुणा में 1, और C का मान है -8। तो -8 का गुणा जब हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -8 ही आएगा। ठीक है, तो AC बराबर हो जाएगा -8, यानी कि हम इसको px प्लस qx या फिर कहें p और q इस तरीके से होने चाहिए, जिनको यदि हम जोड़ें जब तो हमारा आए 2, और जब हम गुणा करें तो आए हमारा -8। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए, 2 और 8। इसको यदि हम जोड़ें तो 8 और 2 को जोड़ने पर क्या हमारे पास 2 आता है, क्या बी आना चाहिए 2। अच्छा, तनुज की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको क्लास से निकाला जा रहा है, ठीक है।
आपने बार बार कहने पर भी आप बार बार वीडियो को चला रहे हैं, या फिर आपको लास्ट बार बताया जा रहा है, अभी आप वीडियो को ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अभी आप में से कोई, चलिए उन्होंने क्लास ही छोड़ दी, ठीक है। तो AC का मान क्या था, -8 था। अच्छा, यह सभी बच्चों के लिए है बेटा। वैसे आप सभी बहुत अच्छे से क्लास लेते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन बना के रखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात भी है, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज, कोई भी बच्चा आप में से क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे आप नहीं करते हैं, मुझे पता है, कोई भी बच्चा परेशान नहीं करता है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो देखिए हमने क्या 2 को हमने विभाजित किया था P और Q में। हमने ऑप्शन ए को देख रहे थे 2 और 8, इसको जोड़ने पर 8 + 2 हमारा 10 आता है। लेकिन आना क्या चाहिए था, आना तो हमारा B का मान चाहिए था 2, लेकिन नहीं आ रहा है, अभी तो 10 आ रहा है। और ना ही इस 8 गुणा 2 करने पर हमारा -8 आ रहा है। आना तो -8 चाहिए था, जबकि आ क्या रहा है, 16। तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है, 4 - 2। 4 - 2 लिखते हैं जब, तो क्या इन्हें जोड़ने पर हमारा मान 2 आता है, बिल्कुल इन्हें जोड़ने पर तो मान 2 आता है। और यदि इनको गुणा करें, 4 गुणा -2 करें, तो क्या -8 आता है क्या, बिल्कुल 4 गुणा -2 -8 ही होगा। तो इसका मतलब जोड़ने पर भी हमारा बी का मान आ रहा है, और गुणा करने पर हमारा ए सी का मान आ रहा है। तो इसका मतलब यह हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी ही हमारा उत्तर है, ठीक है। हाँ जी, मोनिका राजपूत के आईडी से जो स्टूडेंट हैं बताइए। अच्छा, 1 मिनट, शायद आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए क्या डाउट है। सर, जो हम गुणनखंड स्टार्ट करते ना, तब जो हमारे गुणनखंड मिलते हैं वही लास्ट में ब्रैकेट में आंसर आ जाते हैं। हाँ जी, ये होता है। अच्छा, तो आपको यही बताना था क्या, यही बताना था क्या आपको भी, ठीक है। हाँ, तो यह बात थी, यह मैं इस क्वेश्चन के बाद बताने वाला था। आपने देखा होगा कि आपके गुणनखंड क्या होते हैं। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि हमने 6 को तोड़ा था, तो किस में टूटे थे ये हमारे 6, 4 में और 2 में। तो आप है ना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर। यदि आप इस तरीके से ना करना चाहें तो आप डायरेक्ट उत्तर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, जेड है चर, तो आप गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, Z + 4 और Z + 2, ठीक है। आप डायरेक्ट यहां से जो ये आपकी 2 संख्याएं आए हैं, इनको एज इट इज जेड के साथ लिख दीजिए, तो यह आपके गुणनखंड होंगे। लेकिन यह कब नहीं करना है, यदि आपके स्कूल के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाता है या फिर बोर्ड में यह क्वेश्चन आ जाता है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आपको इस तरीके से पूरा सॉल्व करना होगा। इसीलिए आपको नहीं बताया जा रहा था, क्योंकि आपके MCQ क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सब्जेक्टिव यानी कि पूरा सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में आते हैं, और आप पूरा सॉल्व करके ही तभी आंसर लिखेंगे। हाँ, यदि आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन में यह आ रहा है, तब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन में, तो हमसे कहा जाए इसमें बताइए क्या गुणनखंड आएंगे, तो इसमें चर क्या है, आपका x है, और आपकी 2 संख्याएं क्या आ गई, 4 और -2। तो हम कह सकते हैं हमारे गुणनखंड होंगे x + 4 और x - 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनके गुणनखंड भी लिख सकते हैं। लेकिन कब लिखेंगे, जब MCQ यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो। जब भी आपका सॉल्व करने वाला, पूरा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन हो, तो आप पूरा ही सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसका तो उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन बी, 4, क्वेश्चन नंबर 96। अभी जैसा ये MCQ वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। x² + 7x + 12।
इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। किसी भी बच्चे को बेटा यदि कहीं पर भी डाउट हो यदि आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट आता है तो आपको डाउट क्लियर करना है, पूछ लेना है, ठीक है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं। चलिए 4 स्टूडेंट्स के आंसर बाकी हैं, ध्यान से सॉल्व करें, काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करना है। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है, आप भी आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जिस भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है बहुपद में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसमें a का मान क्या है, a बराबर होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1, b बराबर क्या होगा x का गुणांक यानी कि 7, और c बराबर क्या होगा, जो भी अचर का मान है यानी कि 12। ठीक है, तो ac का मान क्या आ जाएगा, 1 इंटू 12 बराबर 12। हमें इस 12 के गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर हमें b का मान 7 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। एक हो सकते हैं इसके गुणनखंड 1 इंटू 12, एक हो सकते हैं 4 इंटू 3 यानी कि 4 तिया 12, एक हो सकते हैं 6 गुणा 2 यानी कि 6 दूनी 12। तो अब देखते हैं हम इन तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे। क्या 1 गुणा 12 को करेंगे, क्या जोड़ के देख लेते हैं, क्योंकि गुणा करने पर तो 12 ही मिल रहा है, जोड़ने पर 12 प्लस 1 13 मिल रहा है, लेकिन हमारा b का मान तो 7 है, तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर हम 4 गुणा 3 के लिए देखते हैं, 4 गुणा 3 तो 12 ही आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर क्या आ रहा है, 4 प्लस 3 7, और हमें चाहिए कितने था, 7 ही चाहिए था b का मान, तो यह हो जाएगा हमारा सही। तो उसका मतलब हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। 6 इंटू 2 को भी देख लेते हैं जल्दी से। 6 इंटू 2 गुणा करने पर तो 12 ही आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर 8 मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए तो कितना था, 7 था, तो यह भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो हम कैसे करेंगे, हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे 4 गुणा 3 को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब देखिए यह आपका कैसा है, यह आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपके पास गुणनखंड क्या आ गए, प्लस का 4 आ गया और प्लस का 3 आ गया। तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं गुणनखंड, x प्लस 4 होगा और x प्लस 3 होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी, यह आपका सही उत्तर होगा। या फिर कोई बच्चा ऐसे ना लिख के पूरा सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस गुणनखंड क्या है, 4 और 3, तो 7 की जगह पे लिखेंगे 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12। ठीक है, फिर इस x को गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। फिर x को कॉमन ले, पहले दो पदों में से क्या बचेगा, पहले पद में x, दूसरे पद में 4। ऐसे ही तीसरे और चौथे पद में से 3 को कॉमन लेंगे, तीसरे पद में क्या बचेगा x, और चौथे पद में क्या बचेगा, प्लस का 4। तो फिर पहले और दूसरे पद में क्या हो जाएगा, x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो पहले पद में क्या बचेगा x, और दूसरे पद में क्या बचेगा 3। तो x प्लस 4 x प्लस 3 यह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन सी। आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98।
यह अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करें। 3y² माइनस 10y माइनस 8, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो पहले AC का मान निकालें, AC को आप गुणा, AC का मान जो भी निकल के आएगा उसको इस प्रकार से गुणनखंड में बांटे कि उन्हें जोड़ने पर -10 प्राप्त हो, क्योंकि B का मान -10 है। सभी बच्चों को ट्राई करना है। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, कोशिश हर बच्चे को करनी है। अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ बच्चे बेटा गलती भी कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। किन्हीं 3 बच्चों के आंसर बाकी हैं। फिफ्टीन सेकेंड्स। 5 4। सर 5 सेकंड। ठीक है, चलिए थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। और जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो इतने अपने उत्तर चेक कर सकते हैं, दोबारा से सॉल्व करके देख सकते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है। चलिए 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स। सर पोल ऑप्शन ऑन ही नहीं हो रहा।
अच्छा, पोल ऑन है, हो सकता है आप शायद इंटरनेट की वजह से आंसर नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 3y²। अच्छा, कमेंट में आंसर कर सकते हैं जिन्होंने भी पोल में आंसर नहीं किया है। 3y² माइनस 10y माइनस 8 यही दिया गया है। इसमें AC का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, A क्या है इस बार, हमेशा A क्या होता है हमारा, ज्यादातर A होता है 1, लेकिन इस बार है हमारा 3, क्योंकि यह y² के गुणांक में है। तो A हो गया 3, C क्या हो गया अचर -8, तो यह हो गया -8। तो 8 -8 गुणा 3 क्या हो गया, -24। ठीक है, अब हमें -24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ने पर क्या आ जाए, -10 आ जाए, क्योंकि हमारा b का मान -10 है। ठीक है, क्यों है b का मान -10, क्योंकि यह y के साथ गुणांक में है। ठीक है, तो चलिए -24 के हम गुणनखंड करते हैं। क्या हो सकता है, एक तो हो जाएगा -24 गुणा 1। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 1 इंटू -24, यह भी तो हो सकता है। तीसरा क्या हो जाएगा 6 इंटू -4। चौथा क्या हो जाएगा -4 इंटू 6। ठीक है, और क्या हो सकता है 8 इंटू 3 भी हो सकता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन। अच्छा, एक मिनट, मुझे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, एक मिनट वेट कर लेते हैं। 8 इंटू 3 -24, ठीक है, तो यह हो जाएगा -8 गुणा 3। ठीक है, -8 इंटू 3 भी हो सकता है, और यह हो सकता है 3 इंटू -8। तो यही हो सकते हैं बस गुणनखंड, इनके अलावा कुछ और तो नहीं हो सकता है, देख लेते हैं। अच्छा, 12 और 2 भी तो हो सकते हैं, तो एक और हो सकते हैं। 12 दूनी 24 होता है, तो -24 है, तो हो सकता है 12 नेगेटिव का हो 2 पॉजिटिव का हो हो सकता है हमारा 12 पॉजिटिव का हो 2 नेगेटिव का हो। ठीक है, तो ये हमारे गुणनखंड हो सकते हैं -24 के। ठीक है, अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा गुणनखंड होगा जिसे कि यदि हम आपस में उनको जोड़ें दोनों संख्याओं को तो -10 मिल जाए। तो देखिए आप कोई भी देख लें, -10 आपको किस में मिलेगा, -12 और 2, इस वाले गुणनखंड में ही आपको -10 मिलेगा, बाकी और किसी में -10 नहीं मिलेगा। तो ये गुणनखंड हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं यहां लिख देता हूं 3y² माइनस 10y माइनस 8। ठीक है, देखिए अब आपको जो मेथड बताया गया था, कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको -12 और 2 आ गया तो वो लिखेंगे y -12 और y प्लस 2, जो कि गलत होगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने ही तो बताया था, गलत क्यों होगा। वो केवल तभी मान्य है जब आपका a का मान क्या हो, 1 हो। यहाँ पे a का मान 3 है, तो यह मान्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा, यह क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था। ठीक है, समझ में आया सभी को। जब भी आपका a का मान 1 नहीं हो तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, आपको पूरा सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। -2, 2 है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं जिससे कि क्लियर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकें। 3y² माइनस 10y माइनस 8, तो 3y² माइनस, इस -10 को क्या लिखेंगे हम, -12y और +2y। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, -10 को कैसे लिखते, -12 + 2 लिखते और फिर y का उसमें गुणा करते, तो मैंने डायरेक्ट ही गुणा करके लिख दिया, और माइनस का 8। ठीक है, पहले से क्या कॉमन आएगा, y तो आएगा ही, इसके साथ 3 भी कॉमन आएगा, तो 3y कॉमन आएगा टोटल। 3y कॉमन लेने के बाद पहले पद में क्या बचेगा, y बचेगा, तो y। दूसरे पद में क्या बचेगा, y से y कैंसिल, 12 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4, तो यह हो गया y -4। तीसरे और चौथे पद में से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 2। तीसरे पद में बचेगा y और चौथे पद में बचेगा -4।
तो पहले और दूसरे पद में से कॉमन ले लेते हैं y माइनस 4। पहले पद में क्या बचा 3y, तो यह हो गया 3y प्लस दूसरे पद में क्या हो गया 2, तो यह हो गया 2। तो y माइनस 4 3y प्लस 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, अभी आपका यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।